हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, क्लास 12 के बच्चों के लिए एग्जाम का मौसम बच्चों शुरू हो चुका है और शुरुआत हो रही है आपके क्लास 12 के बच्चों टर्म 1 एग्जाम्स के थ्रू। बच्चों टर्म 1 एग्जाम का जो सिलेबस है सीबीएसई और आईएससी का, तो उसमें जो बच्चों चैप्टर्स बचे, जो चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बच्चों आपके एग्जाम से पहले का जो ब्रेक है, उस ब्रेक के पीरियड्स में डेली लेवल पे बच्चों हम आपको एक चैप्टर का फ्रेंड्स रिवीजन करा सकें, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अहम होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ बच्चों क्लियर करना चाहूँगा, हम पूरे के पूरे चैप्टर को बच्चों लिमिटेड समय में नहीं कंप्लीट करा सकते। सो हम लोग आपको चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिनके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस प्लस उनको बच्चों ब्रीफली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जिस हिसाब से बच्चों हम इन वीडियोस को बनाने में मेहनत कर रहे हैं कि इन वीडियोस का बच्चों आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बच्चों हेल्प होगा। क्योंकि हम लोग जाने जाते हैं IIT JEE नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ इन टॉपिक्स का महत्व IIT JEE नीट एंट्रेंस एग्जाम में क्या होगा, उस लेवल पे भी बच्चों हम लोग अपने सवालों में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज की इस वीडियो को, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका और हमारा समय ही है। तो बिना देरी के चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आपने थंबनेल इमेज में देखी है, आज हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12 की बच्चों पी ब्लॉक केमिस्ट्री के बारे में बात करें, जिसमें ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 और ग्रुप 18 के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हमको लगता है कि बच्चों कुछ सवाल या कुछ कंसेप्ट हमसे मिस हो गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे आने वाले दिनों में भी बिफोर योर एग्जाम्स हम लोग पार्ट 2 वीडियो भी ला करके उन चीज़ों को भी बच्चों हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बट चूंकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, इसलिए चीज़ों को छोटे छोटे लेवल्स पे हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोग आज की इस प्रैक्टिस सेशन में। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये सेशंस आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप इन वीडियोस को देखने से पहले अगर अपने लेवल पे बच्चों आप चैप्टर को प्रिपेयर कर सके, अपने नोट्स को एक बार रिवाइज कर सके, तो बच्चों बहुत ही बेटर होगा। बट अगर नहीं भी हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम सारी चीज़ों को बहुत ही बच्चों डीप में एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको बच्चों समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आते हैं चलिए इसी सेशन में और लेते हैं बच्चों अपना पहला सवाल। फ्रेंड्स हमसे पहला सवाल पूछा जा रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन रिंग टेस्ट इज यूज्ड। सो फ्रेंड्स हमसे ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में बच्चों पूछा जा रहा है। बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ये ब्राउन रिंग टेस्ट होता क्या है बच्चों? ब्राउन रिंग टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन, फ्रेंड्स ब्राउन रिंग टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग सॉल्ट में नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन की प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। सो नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन की प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट एक बेसिक रिडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें से कि अगर हम फेरस आयन को नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में फेरस आयन मतलब Fe+2 और नाइट्राइट या फिर नाइट्राइट आयन में एक बेसिक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में फेरस आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है और नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन रिड्यूस होकर के NO बनाते हैं। अब ये जो NO गैस होती है, ये NO गैस सोल्यूशन में मौजूद बचे हुए, बच्चों प्लीज याद रखना, बचे हुए फेरस आयन के साथ एब्जॉर्ब हो जाती है, बचे हुए फेरस आयन में एब्जॉर्ब हो जाती है। सो रिएक्शन में जो अनरिएक्टेड फेरस आयन है, वो इस NO गैस के साथ रिएक्ट करके एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है, FeH2O5 NO ब्रैकेट पे होल +2 चार्ज, ये बच्चों कंपाउंड बनाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चों इस कंपाउंड में याद रखना NO नहीं है बल्कि NO+ है, NO नहीं बल्कि NO+ है, और Fe+2 नहीं बल्कि Fe+1 है। तो ये भी हमसे कई बार पूछा जाता है कि इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, यही बच्चों ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट या NO का बच्चों स्टेट क्या होता है, ये भी हमसे पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और ब्राउन रिंग टेस्ट का क्या इस्तेमाल होता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है बच्चों। इसके बारे में और अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी फुल स्लाइड है, जहां पर कि आप लोग देख रहे हैं। आपके वाइवा में अगर बच्चों कभी भी ये ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में एग्जामिनर पूछता है, तो आप बता सकते हैं कि पहले हमने लेना है सॉल्ट, जिसमें नाइट्रेट नाइट्राइट आयन है,
उसमें हमने डालना है क्या, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट आयन। फ्रेशली प्रिपेयर्ड, वाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड, क्योंकि पुराना फेरस सल्फेट हवा के साथ संपर्क में आके फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आयरन पहले से ही ऑक्सीडाइज है तो वो फर्दर और ऑक्सीडाइज और रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेना होता है। और हमने वॉल से, टेस्ट ट्यूब की वॉल से कॉर्न के H2SO4 डालना होता है, छलकाना नहीं है। सोल्यूशन छलक गया तो फिर ब्राउन रिंग जो दोनों लेयर्स के बीच में जो बनती है, सल्फ्यूरिक एसिड भारी होता है नीचे चला जाएगा, दोनों लेयर्स के बीच में जो ब्राउन रिंग बनती है वो टूट जाएगी, टेस्ट अच्छे से नहीं होगा, पूरा सोल्यूशन बच्चों ब्राउन कलर का हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो वॉल से हमने कॉर्न के H2SO4 डालना होता है धीरे से, और ये रिएक्शन होती है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, और हमको ये कंपाउंड ब्राउन रिंग कंपाउंड बच्चों फॉर्म होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ब्राउन रिंग के बारे में सारी चीजें पता चल गई होंगी। यहां पे फ्रेंड्स एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और बच्चों ऐड ऑन कर लीजिए, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बच्चों ऐड ऑन कर लीजिए कि अगर मान लीजिए बच्चों आपको अगर वाइवा में पूछ लेता है कि भाई नाइट्रेट आयन कैसे पता करोगे, तुमने बता दिया सर ब्राउन रिंग टेस्ट से। अगर एग्जामिनर हमसे पूछता है सर सल्फेट आयन कैसे पता करोगे, तो बता देना बच्चों सल्फेट सॉल्ट को पता करने भी के लिए जो टेस्ट होता है दैट इज बेरियम क्लोराइड टेस्ट। फ्रेंड्स बेरियम का एक सोल्यूशन होता है बेरियम क्लोराइड, जो पानी में सॉल्युबल होता है, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है। इसमें अगर हम सल्फेट आयन के सॉल्ट को डाल देंगे तो हमें बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि किसी भी रिएजेंट में सॉल्युबल नहीं होता है, मतलब नाइट्रिक एसिड में नहीं सॉल्युबल है, अमोनिया में नहीं सॉल्युबल है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा जो जनरली कहीं पे सॉल्युबल नहीं होता है। नॉर्मली और भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं बट वो कहीं ना कहीं सॉल्युबल हो जाते हैं, ये कहीं नहीं सॉल्युबल होता है। अगर आपसे बच्चों फॉस्फेट आयन का टेस्ट पूछता है तो फ्रेंड्स याद रखना, फॉस्फेट आयन का टेस्ट हो गया या फास्फोरस का बच्चों टेस्ट हो गया, तो वहां पे बच्चों अमोनियम मॉलिब्डेट नाम का रिएजेंट हमने यूज करना होता है। अमोनियम मॉलिब्डेट नाम का बच्चों रिएजेंट हमने यूज करना होता है। अमोनियम मॉलिब्डेट नाम का हमने कंपाउंड यूज करना होता है। ठीक है, ये बच्चों अमोनियम मॉलिब्डेट नाम का कंपाउंड यूज करना होता है। सो फास्फोरस या फॉस्फेट के कंपाउंड अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में येलो कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं, येलो अमोनियम मॉलिब्डेट नाम का प्रेसिपिटेट देते हैं, येलो अमोनियम मॉलिब्डेट नाम का बच्चों कंपाउंड देते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों फॉस्फेट का टेस्ट होता है। फॉस्फेट के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट, सल्फेट के लिए बेरियम क्लोराइड, और नाइट्राइट के लिए तो बच्चों ब्राउन रिंग टेस्ट हमने जान ही लिया है। चलिए फ्रेंड्स आगे मूव ऑन करते हैं, आगे बच्चों मूव ऑन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल हमारे पास आता है कि विच ऑफ द ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन इज मोस्ट स्टेबल। बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि सवाल है, इसको हमें बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ बच्चों ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है बच्चों वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का है, तो शायद हमसे ये सवाल पूछे या ऑक्सो एसिड से रिलेटेड कोई और सवाल पूछे, तो हमें बच्चों सबके लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों देखिए ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। ऑक्सो एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये सब बच्चों ऑक्सो एसिड की फैमिली में आते हैं। नॉर्मली बच्चों ऑक्सो एसिड वो कंपाउंड होता है जिसमें कि कोई भी एलिमेंट M ऑक्सीजन से और OH से बच्चों बॉन्डेड होता है। इस तरह का सिनेरियो अगर कहीं पर होता है तो वो बच्चों ऑक्सो एसिड की कैटेगरी में आता है। HCl को हम ऑक्सो एसिड नहीं कह सकते क्योंकि वहां पे इस तरह का बच्चों एनवायरनमेंट मौजूद नहीं होता है। ऑक्सो एसिड में जो ये हाइड्रोजन होता है बच्चों, यही हाइड्रोजन हमारा एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो ये तो भाई हमारी पहले ऑक्सो एसिड की बात होगी। अब बच्चों बात करते हैं हैलोजन में। हैलोजन के अंदर बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाने की टेंडेंसी होती है। हैलोजन फैमिली में अगर हम बच्चों ऑक्सो एसिड्स की फैमिली को देखते हैं तो हम बहुत सारे मेंबर्स पाते हैं। HXO मतलब HClO, ठीक है, फिर HXO2, HClO2, HXO3 एंड HXO4। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देते हैं HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास यहां पर चीजें होंगी। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स आपके साथ इनके बारे में शेयर करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए सारी चीजें बच्चों आपके साथ शेयर करेंगे। बस लर्निंग एप्टीट्यूड बच्चों रखिएगा। कोई भी चीज अगर आप सोचे कि हमको जल्दीबाजी में मिल जाए तो बच्चों जल्दी की आई हुई चीज जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी जाती है। ठीक है, तो लर्निंग एप्टीट्यूड बच्चों प्लीज बना करके रखिएगा।
सो HCl, HClO2, HClO3, HClO4 ये है। इनके नाम बच्चों क्या क्या होते हैं? इनको हम लोग कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, ये हमारा क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, और ये परक्लोरिक एसिड। अगर फ्रेंड्स क्लोरीन की जगह पे हम हैलोजन लेते हैं तो आप हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड, परहेलिक एसिड, ये बच्चों हम लोग नाम इनके लिए यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब चीजें। इन सभी ऑक्सो एसिड में जो अंतर है वो किस चीज का है बच्चों? वो अंतर है इनके स्ट्रक्चर का, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का। जैसे कि फ्रेंड्स यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, तो क्लोरीन का X मानेंगे, सो X + 1 - 2 = 0, सो X कम्स आउट टू बी +1। यहां पर +3, यहां पे +5 और यहां पे बच्चों +7। ये 4 तरीके के बच्चों हैलोजेंस ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये चीज बच्चों यहां पे याद रखिए। अब दोस्तों इनके बारे में हमें जो जो इंफॉर्मेशन याद रखनी है उसको बच्चों समझ लीजिए। किसी भी एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है वो बच्चों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको इनके ऑक्सीडेशन नंबर को याद रखनी है, इनके नाम को याद रखिए। अब इसके अलावा आपने जो याद रखना है वो अब ध्यान पूर्वक बच्चों सुनिएगा। ठीक है, आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है इन ऑक्सी एसिड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो फ्रेंड्स इनमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर अधिक है वो ज्यादा एसिडिक होता है। सो दैट मींस HClO4 ज्यादा एसिडिक है HClO3 से, HClO2 से एंड देन HClO से। ठीक है, तो ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। HClO4 बहुत ही बच्चों तगड़ा एसिड होता है, परक्लोरिक एसिड बहुत ही तगड़ा एसिड होता है। डोमेक्स में क्या कहते हैं, जितने भी जो ब्रांडेड क्लीनर्स वगैरह आते हैं उनमें बच्चों परक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, ये चीजें। हमसे अगर पूछा जाए इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, हमसे अगर बच्चों पूछा जाए इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो बच्चों स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही रहेगा। फ्रेंड्स स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही रहेगा। HClO4 सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है, फिर HClO3, फिर HClO2 एंड देन HClO। इनकी बच्चों स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, इनमें भाई स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही रहेगा। अब सवाल आता है ऐसा क्यों सर, इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा क्यों है? बता देते हैं आपको। फ्रेंड्स अगर मैं ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर पे आता हूं तो बच्चों HClO4 का स्ट्रक्चर ऐसा है, HClO4 का स्ट्रक्चर ऐसा है, HClO3 का स्ट्रक्चर ऐसा है, और फिर बाद में मैंने चलो HClO ले लिया, बीच में HClO2 को हमने हटा दिया। चलो कोई बुरा ना मान जाए तो उसको भी लिख लेते कि सर आपने उसको क्यों हटा दिया, कुछ उसमें कुछ अलग कुछ राज छिपाएगा। नहीं बच्चों, फ्रेंड्स इनमें थर्मल स्टेबिलिटी का रीजन ये इसलिए है क्योंकि इनमें हम अगर रेजोनेंस को देखें, फ्रेंड्स अगर हम इनमें रेजोनेंस को देखें तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा यहां पर है। यहां पे बच्चों जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस करेगा, इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस करेगा और इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा। तो यहां पे जो ऑक्सीजन है वो काफी ज्यादा बच्चों रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। 3-3 पाई बॉन्ड इसके साथ बच्चों रेजोनेंस कर सकते हैं। तो अधिक रेजोनेंस होने के कारण क्लोरीन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। यहां पे जो क्लोरीन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसमें एक एवरेजिंग हो जाती है। टोटल बॉन्ड कितने हैं? 7, 2 2 2 और 1, 7 बॉन्ड है। 7 और कितने ऑक्सीजन है? 4। तो यहां पे बच्चों जो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर है क्लोरीन ऑक्सीजन का वो 7/4 है। यहां पे रेजोनेंस सबसे मिनिमम है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। यहां पे रेजोनेंस थोड़ा सा है, एक ही पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर 3/2। और यहां पे 2 पाई बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर 5/3 हमारा है। सो यू कैन सी दैट 1, 1.5, 1.6 एंड देन 1.75। सो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, रेजोनेंस बढ़ रहा है। जहां पे जितना ज्यादा रेजोनेंस वहां पे क्लोरीन ऑक्सीजन का बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उतना ज्यादा बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी आ जाती है। तो फ्रेंड्स एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही रहता है। हमसे पूछा जा सकता है ये चीज। अगली चीज हमसे पूछा जा सकता है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। सो इनमें बच्चों जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, इनमें जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए, जहां पे ऑक्सीजन जितना लूजली बॉन्डेड है वो उतनी जल्दी बाहर निकलेगा और सामने वाले बंदे को ऑक्सीडाइज करेगा।
तो यहां पे ऑक्सीजन सबसे वीकली बॉन्डेड है तो जल्दी टूट के निकल सकता है, यहां पे ऑक्सीजन रेजोनेंस के कारण स्ट्रांगली बॉन्डेड है, देर से टूट के निकलेगा। तो इनका जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है वो HClO हाइपोक्लोरस एसिड, बहुत ही बच्चों तगड़ा एसिड होता है, और फिर HClO4 सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है। ठीक है, ये बच्चों यहां पर चीजें, हाइपोक्लोरस एसिड H+ClO-। सो फ्रेंड्स ClO- ही वो बंदा है जो ब्लीचिंग पाउडर में है, ClO- ही वो बंदा है जो सोडियम हाइपोक्लोराइट में है, जिसको कि हमने कोविड पीरियड के दौरान हर जगह सैनिटाइजेशन के लिए सड़कों वगैरह पे, स्टेशन वगैरह पे बच्चों छिड़काव किया था कोविड वायरस को बच्चों मारने के लिए। तो काफी स्ट्रांग बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है ClO- हाइपोक्लोराइट आयन का, ClO- का। ठीक है, तो सबसे तगड़ा बच्चों हाइपोक्लोरस एसिड सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको ऑक्सी एसिड से रिलेटेड बच्चों याद रखनी चाहिए। सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन इज मोस्ट स्टेबल। सो नाउ आंसर आपके पास है HClO4 सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस के कारण। ठीक है बच्चों, प्लीज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को देखिएगा। लर्निंग के हिसाब से बच्चों वीडियो को हमने देखना है। शॉर्टकट ट्रिक्स, इंटायर पी ब्लॉक केमिस्ट्री चैप्टर इन हाफ एन आवर, 20 मिनट्स, 1 घंटा 2 घंटा बच्चों संभव ही नहीं होती है। इस तरह के बच्चों जो गेम्स होते हैं कभी नहीं होते। लोग कहते नहीं कि भाई 1 महीने में पैसा डबल हो जाए, संभव ही नहीं है। लोग कहते हैं कि 1 घंटे में पूरा चैप्टर कवर कर दें, संभव ही नहीं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह के बच्चों ट्रैप में मत पड़िएगा, सीधे सीधे बोल रहे। अगर हमारा लर्निंग एप्टीट्यूड है तो बच्चों वीडियो को देखिएगा। अगर हम किसी शॉर्टकट ट्रिक की उम्मीद में हैं तो फ्रेंड्स शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता हूं ये मैं नहीं दे सकता हूं चीजें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे वो सारी चीजें हमको बता दी गई हैं जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। चलिए भाई यहां पर आते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी इज करेक्ट। इनमें स्टेबिलिटी का कौन सा ऑर्डर बच्चों करेक्ट है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। हैलोजन एसिड्स जो हैं, हैलोजन एसिड्स जो है HF, HCl, HBr, HI जो है, इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हैलोजन एसिड से रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली हमसे पूछी जा सकती है हमारे आने वाले एग्जाम के मौसम में, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चों देखिए सबसे ज्यादा तो इन हैलोजन एसिड में हमको एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर बच्चों याद रखना चाहिए कि इनमें जो एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर है वो HI सबसे तगड़ा एसिड होता है, फॉलोड बाय HBr, फॉलोड बाय HCl, फॉलोड बाय HF। HF इज अ वीक एसिड। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, HF इज अ वीक एसिड। बच्चों HF वीक एसिड होता है और HCl, HBr, HI काफी तगड़े एसिड होने लगते हैं। क्यों ये ज्यादा तगड़ा एसिड है? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड लंबा है, कमजोर है, जल्दी टूट जाता है। अच्छी बात है बच्चों, चूंकि ये बॉन्ड लंबा है तो ये बॉन्ड कमजोर है, जल्दी टूट जाता है, इसीलिए थर्मली भी लेस स्टेबल है। सो HI थर्मली लेस स्टेबल है। सो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है और इनमें थर्मल स्टेबिलिटी, इनमें फ्रेंड्स थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। HI सबसे कम स्टेबल होगा, फॉलोड बाय HBr, HCl, HF तुलनात्मक दृष्टि से बच्चों कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा एसिडिक होएगा, सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। सॉरी, HF तो वीक एसिड है, ये थर्मली बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों एक और चीज याद रखना, इनमें हमसे हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी बच्चों पूछ सकता है। वो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हम क्लास में बच्चों को बहुत याद दिलाते हैं। बच्चों देखिए HF में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बिकॉज हियर हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू फ्लोरीन, लेकिन HCl, HBr, HI में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। सो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होगा, बट HCl, HBr, HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एब्सेंस के कारण थोड़ा सा कम होगा। लेकिन इनमें भी माय डियर फ्रेंड्स HCl, HBr, HI में जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो इंक्रीजिंग होगा। HI का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली इन तीनों में सबसे अधिक होगा क्योंकि यहाँ पे वैंडर वाल फोर्सेस अधिक है, भारी मॉलिक्यूल वैंडर वाल फोर्सेस अधिक होगा। तो फ्रेंड्स इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है ना वो ये होता है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होता है ये। अब सवाल यहां पर ये आता है कि HF का जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है वो HI से अधिक होगा या कम होगा? कंपैरिजन पहले वाले का ज्यादा है, लास्ट वाले का ज्यादा है, ये बच्चों थोड़ा सा लफड़े वाला चीज होता है। HF का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट HI से कम होगा या ज्यादा होगा, ये बच्चों लफड़े वाला है। तो इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा एक ट्रिक याद रखना, माई बॉयफ्रेंड। ठीक है, क्या याद रखोगे बच्चों? माई बॉयफ्रेंड, ये वर्ड याद रखिए बच्चों, माई बॉयफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड बच्चों याद रखिएगा।
माई बॉयफ्रेंड समझदार समझ गए बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हाई होगा? HI का। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हाई है? HI का। HI का बच्चों मेल्टिंग पॉइंट अधिक है, क्यों? क्योंकि वहां पर वेंडर वॉल फोर्सेस है। उसके बाद HF, देन HBr, देन HCl। सो भैया मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तो ये है, HI का सबसे अधिक है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर समझदार बच्चे समझ गए सर, बॉइलिंग पॉइंट HF का अधिक है। क्यों अधिक है? बॉइलिंग पॉइंट सर HF का अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। उसके बाद HI, HBr, HCl। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इनमें जो खेल है ना, HF और HI में थोड़ा सा लफड़ा रहता है, उसको हम लोग इस तरह से बच्चों याद कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है, हमको इस चीज को याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये चीज है। तो इन हाइड्रोजन एसिड से रिलेटेड, हैलोजन एसिड से रिलेटेड हमें लगता है कि ये इंफॉर्मेशन हमको याद रखनी चाहिए, और उसको याद करने का बच्चों तरीका और रीजन ये है। ठीक है, डिटेल में बच्चों ये सारी चीजें हमको यहां पर बता देंगी। HF सबसे थर्मली ज्यादा स्टेबल है क्योंकि बॉन्ड मजबूत है। सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो HI बच्चों सबसे ज्यादा एसिडिक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे मजबूत HF का बॉन्ड सबसे मजबूत है। रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात करें तो हम लोग क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि HI इज द बाप ऑफ ऑल रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे तगड़ा बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट HI होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे हम और आप आते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी इज करेक्ट। अच्छा, ये तो अभी हमने देख ही लिया और उसके बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया ये चीज। अच्छा, अब चलिए यहां पे आते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए अब इस सवाल पे आते हैं। क्या सवाल हमसे पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटर हैलोजन कंपाउंड। इनमें से कौन सा जो बंदा है वो एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। बच्चों जब हम हैलोजन को पढ़ते हैं तो हैलोजन में इंटर हैलोजन कंपाउंड शुरू से ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। हर एग्जाम में बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई प्लीज तैयार रखना, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड बोर्ड एग्जामिनर्स का हमेशा से बच्चों बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इंटर हैलोजन कंपाउंड जो बोर्ड एग्जामिनर्स को इतना पसंद है, इसके पीछे पागल हुए रहते हैं, इसको चलिए जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इंटर हैलोजन कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि दो डिफरेंट हैलोजन के आपस में कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो डिफरेंट हैलोजन आपस में कंबाइन करके उनको बनाते हैं। यहां पर जो हैलोजन के कॉम्बिनेशन का रेशियो है वो x प्राइम। बच्चों हमारे पास दो हैलोजन है, एक है x और एक है x प्राइम। इन दोनों हैलोजन का जो कॉम्बिनेशन का रेशियो रहेगा वो हमेशा ऑड रहेगा, मतलब x प्राइम 3, x प्राइम 5 और x प्राइम 7। तो ऑड रेशियो में मिलेंगे। एक 1 है तो दूसरा 1 हो सकता है, एक 1 है तो दूसरा 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है ये। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड का कई बार पूछते हैं कि कौन सा फॉर्मूला जेन्युइन है या कौन सा फॉर्मूला जेन्युइन नहीं है, तो वो हम लोग इस तरह से बता सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमने इवन रेशियो में इनको मिक्स किया तो कंपाउंड बच्चों जेन्युइनली बनेगा नहीं, प्रॉपरली बनेगा नहीं। क्यों बच्चों? हम सब जानते हैं कि ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है। इंटर हैलोजन कंपाउंड में दोनों बंदे हैलोजन होते हैं। सो फ्रेंड्स ये हैलोजन है, ये भी हैलोजन है। एक हैलोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो भाई, एक हैलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने इनको बना दिया। इन 7 इलेक्ट्रॉन में से अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन होने चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन होने चले गए, तो यू कैन सी दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचे हुए हैं? ओनली 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बच नहीं सकते क्योंकि लोन पेयर के फॉर्म में हमें इन्हें पेयर बनाना है। तो या तो एक लोन पेयर या तो 2 बचे या 4 बचे, इवन संख्या बचनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज लोन पेयर बच्चों इंटीग्रल नहीं हो पाएंगे। तो ये जो तरीका है बच्चों गलत हो जाएगा, तो ये हमारा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि इंटर हैलोजन कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमसे पूछ लेता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा फॉर्मूला गलत है, तो वो आप बता देना आप इस तरह से। ठीक है, तो पहली चीज हमारी ये होगी इंटर हैलोजन कंपाउंड में ये चीज है। सो हमसे पूछ रहा है सवाल में क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटर हैलोजन कंपाउंड। हम ब्लाइंडली भी बच्चों इसको बता सकते हैं कि भैया ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है, बट हम लर्निंग के फेज में हम लर्न करना चाहते हैं, चीजों को सीखना चाह रहे हैं। तो पहला तो हमसे फॉर्मूला पूछ लेता है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, हमसे इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में एक बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछता है कि व्हाई इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, व्हाई इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। तो गाइज याद रखिए कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन पेरेंट हैलोजन।
इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो दो हैलोजन है एक्स और एक्स प्राइम, इन दोनों हैलोजन की तुलना में हमारा एक्स एक्स प्राइम ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड जिन दो हैलोजन से मिलकर बना हुआ है उन दोनों ही हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन X2 एंड X प्राइम। ये बच्चों यहां पर है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो बॉन्ड लेंथ होता है ना वो बहुत कमजोर होता है, बॉन्ड कमजोर होता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड में हैलोजन के बीच में जो रिपल्शन है उस रिपल्शन के कारण लोन पे रिपल्शन के कारण बॉन्ड बड़ा कमजोर है, और बॉन्ड कमजोर होने के कारण ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है और हैलोजन डिसोसिएट होकर के सामने वाले बंदे से रिएक्ट करते हैं। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन पेरेंट हैलोजन बिकॉज ऑफ लोअर या लेसर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ लोअर या लेसर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये एक सवाल हमको याद रखना है। इस सवाल में एक और सवाल बनता है बच्चों, ये जो हमने बोला कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन पेरेंट हैलोजन, मतलब X2 और X प्राइम से ट्वाइस से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ये फ्लोरीन के लिए बच्चों सही नहीं है। फ्लोरीन बहुत बहुत रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन F2Cl2 Br2I2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2 होता है। फ्लोरीन बहुत बहुत रिएक्टिव होता है। सो फ्लोरीन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो फ्लोरीन के अलावा इंटर हैलोजन कंपाउंड सभी हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन के अलावा इंटर हैलोजन कंपाउंड सभी हैलोजन से रिएक्टिव होंगे। X प्राइम इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन X2 एंड X प्राइम ट्वाइस से ज्यादा रिएक्टिव होगा एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये चीज याद रखना। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन में जो FF का बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक होता है, लोन पे रिपल्शन कारण बॉन्ड छोटा है, जल्दी टूट जाता है, एंड फ्लोरीन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये चीज है। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फ्लोरीन से कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनका बॉन्ड कमजोर होता है। तीसरी चीज बच्चों हमसे जो इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में पूछता है वो होता है इनकी शेप और ज्योमेट्री। हमें इनकी शेप और ज्योमेट्री बच्चों पूछता है, वो भी फ्रेंड्स हमको याद रखना चाहिए। तो अगर फ्रेंड्स आपने क्लास 11th पढ़ करके पास किया है, ठीक है दोस्तों, अगर हमने क्लास 11th पढ़ करके बच्चों पास किया हुआ है तो क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमको शेप और ज्योमेट्री निकालना बताया जाता है। शेप और ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमें एक टर्म बच्चों निकालना होता है स्टेरिक नंबर। टू फाइंड आउट शेप एंड ज्योमेट्री, हमें मॉलिक्यूल का एक फैक्टर निकालना होता है विच इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर। नाउ स्टेरिक नंबर इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर सेंट्रल एटम, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, वो आपको अभी मिलेगा नहीं, तो हम इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। हम इन दोनों चीजों को भी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स अटैच, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अटैच, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड, ठीक है। सो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मूला होगा कि शेप ज्योमेट्री निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। अगर मॉलिक्यूल में चार्ज है तो वो आपको अभी मिलेगा नहीं, अभी आपको नहीं मिलेगा। प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स अटैच। मोनोवेलेंट एटम कौन होते हैं? हाइड्रोजन एंड हैलोजन, इनको मोनोवेलेंट एटम कहते हैं। सो लेट्स से फ्रेंड्स हमारे पास एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है ClF3, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड है बच्चों ClF3। तो यहां पे सेंट्रल एटम कौन होता है? जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वही हमारा सेंट्रल एटम। तो क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। तो क्लोरीन यहाँ पे सेंट्रल एटम है। तो इसका स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर कितने? 7, नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ खेल नहीं है। एंड मोनोवेलेंट एटम, क्लोरीन कितने सिंगल बॉन्ड वाले बंदों से अटैच है? 3 फ्लोरीन से अटैच है। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, सारे हैलोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड जो स्टेरिक नंबर आ रहा है 5 आ रहा है। स्टेरिक नंबर अगर 6 होता है तो बंदा ऑक्टाहीड्रन होगा, 5 होता है तो बंदा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, 4 होता है तो टेट्राहीड्रन होता है, 3 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारी क्लास 11 की केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी कहती है। तो स्टेरिक नंबर 5 है तो दैट मींस बंदा क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो ClF3 की अगर हम बात करें तो इट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
तो हमने ClF3 को बना देना है। हमने 5 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की बच्चों अरेंजमेंट्स को, लोकेशन को हमने रख दिया, ठीक है। अब बच्चों याद रखना, अगर क्लोरीन जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। डू रिमेंबर, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने, तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर। तो ClF3 के पास 2 लोन पेयर होंगे। और बच्चों ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में जो लोन पेयर होते हैं हमेशा कहां होते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर यहाँ पे रखे जाएंगे। तो ClF3 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, आप इसको टी शेप भी कह सकते हैं। टी शेप आपको एग्जाम में ये लिखना है, इट इज हैविंग टी शेप एंड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। एटम की लोकेशन को शेप कहते हैं और नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उसे हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। तो ये भी हमसे बच्चों पूछा जा सकता है, इसका शेप, ज्योमेट्री एंड ये सब चीजें। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड से रिलेटेड हमको इन चीजों को याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। किस रेशियो में बनते हैं, किस रेशियो में बच्चों बनते हैं, और इनमें जो शेप और ज्योमेट्री की जो चीजें हैं वो। अच्छा, एक और फ्रेंड्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इंटर हैलोजन कंपाउंड में, इनकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इंटर हैलोजन कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, इसको याद करने की बड़ी अच्छी ट्रिक है, आपको इसमें टेंशन नहीं लेना। इंटर हैलोजन कंपाउंड में बच्चों हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में आपको टेंशन नहीं लेना। सो जब XX प्राइम पानी से रिएक्ट करेगा तो ये जो मोनोवेलेंट हैलोजन है, जो X प्राइम बच्चों जो मोनोवेलेंट हैलोजन है, ये क्या करेगा? जो बच्चों मोनोवेलेंट हैलोजन है इसका क्या सीन होगा? ये तो हमेशा HX में कन्वर्ट होगा बच्चों। मोनोवेलेंट एटम हमेशा HX प्राइम में कन्वर्ट होगा, ये तो भैया HX प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू HX प्राइम। यहां पर एक है तो एक X प्राइम में रिलेटेड हो जाएगा। और जो दूसरा वाला जो X है, जो सेंट्रल एटम है, वो किस में कन्वर्ट होगा? वो बच्चों हमारा ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट होगा। अब यहां पे कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा? HXO, HXO2, HXO3, HXO4 क्या बनेगा? तो बच्चों डू रिमेंबर, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है। मतलब यहां पे हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड -1 है, तो कौन सा हैलोजन एसिड है जहां पे हैलोजन +1 स्टेट में? HXO। तो फ्रेंड्स यहां पे जो हैलोजन एसिड, ऑक्सी एसिड बनेगा वो हमारा HXO बनेगा। इसी तरह से ये भी याद रख लो कि अगर हमने XX7 को पानी के साथ हाइड्रोलाइज किया तो क्या बनेगा? तो ऐसा ही टोल्ड यू कि ये वाला जो X है, ये वाला जो X है, जो मोनोवेलेंट हैलोजन है, वो तो HX में कन्वर्ट होगा हमेशा। ये तो HX में कन्वर्ट होगा हमेशा, बैलेंस कर लेना। और जो ये वाला जो हैलोजन है, ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा ऑक्सी एसिड में। यहां पे हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। तो अब आपको वो इमेजिन करना होगा कौन सा ऑक्सी एसिड है जहां पे हैलोजन +7 स्टेट में होता है। दैट इज बच्चों HXO4, दैट इज बच्चों HXO4। सो यहां पर रिएक्शन के बाद हमको ये ऑक्सी एसिड मिलेगा। यहां पर ये +7 है, यहां पे ये -1 है, यहां पे ये +7 है, यहां पे ये -1 है। सो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बच्चों हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में कंजर्व रहता है। ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है साहब। तो ये सब चीजें बच्चों हमें हैलोजन एसिड से रिलेटेड याद रखनी है, इंटर हैलोजन कंपाउंड से रिलेटेड याद रखनी है। शेप और ज्योमेट्री हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों आपसे एग्जाम में आ सकता है पूछने को, और ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी हमसे पूछी जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, उसी का बच्चों आंसर यहाँ पे बता दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, एकदम आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं सब चीजों को, ठीक है। चलिए साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट इज। हमसे नाइट्रोजन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, कहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो बच्चों हम लोग आराम से निकाल लेंगे, वो हमने क्लास 11 में बच्चों बहुत अच्छे से सीखा हुआ है ये चीज। चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल पे आते हैं कि हमसे ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर के बारे में पूछ रहा है। बच्चों सल्फर के ऑक्सी एसिड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको बहुत ध्यानपूर्वक बच्चों याद रखिएगा। सो सल्फर के जो ऑक्सी एसिड्स हैं वो हमारे पास ये है, ये बच्चों सल्फर के हमारे पास ऑक्सी एसिड्स हैं। बच्चों इन सल्फर के ऑक्सी एसिड्स में हमसे कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि कौन सा ऑक्सी एसिड है जहां पे सल्फर के ऑक्सी एसिड में 2 सल्फर तो हैं लेकिन सल्फर सल्फर का बॉन्ड मौजूद नहीं है, ये हमसे पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स H2SO3 में तो एक ही सल्फर है तो SS बॉन्ड होगा नहीं, H2SO4 में एक सल्फर है, संभव ही नहीं। H2S2O7 परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें बच्चों ड्यू टू बीच में एक ऑक्सीजन के कारण हमारे पास SS बॉन्ड नहीं होता, तो H2S2O7 में बच्चों SS बॉन्ड नहीं है। ये हमको स्ट्रक्चर के साथ याद रखना होता है। सभी सल्फर के ऑक्सी एसिड में याद रखना 2 OH होंगे, सभी ऑक्सी एसिड में याद रखोगे तो बच्चों आपको टोटल 2 OH दिखेंगे, दैट इज मस्ट, ठीक है। तो ऑल आर डाई बेसिक के नेचर ये।
तो बेटा H2S2O7 का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहां पे SS बॉन्ड नहीं होता है, ये हमसे कई बार पूछ लेता है। ठीक है, ये हो गया। और कहां पे 2 सल्फर होने के बावजूद भी SS बॉन्ड नहीं है, तो वो भी बच्चों समझ लीजिए। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 इसमें नहीं है, और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 इनमें बच्चों SS बॉन्ड नहीं है। सो 7 और 8 वाले बच्चों, 7 और 8 वालों में जहां पे ऑक्सीजन की संख्या 7 और 8 है वहां पे बच्चों SS बॉन्ड नहीं है। जहां पे ऑक्सीजन की संख्या 7 और 8 है वहां पर SS बॉन्ड नहीं है। कैसे इसको याद रखोगे? सल्फर ग्रुप 16 एलिमेंट का है, वैलेंस शेल में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के बाद 7 और 8 आता है, तो SS बॉन्ड कहां पे नहीं है? जहां पे 7 और 8 संख्या में ऑक्सीजन मौजूद है। ये आपको सभी के स्ट्रक्चर याद करने चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन आपको इन दोनों ऑक्सी एसिड्स को ज्यादा याद रखना चाहिए। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 एंड परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, इन दोनों को विशेष तौर पे याद रखिए, क्योंकि इनमें ये सवाल बच्चों काफी पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, इनमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब चीजें भी हमको आराम से निकालने को अगर आती है तो हम निकाल लेंगे। चलिए अब बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। बच्चों हमसे अगला सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा फास्फोरस का एलोट्रॉप ऐसा है जो कि पानी के अंदर बच्चों रखा जाता है। तो बच्चों याद रखिए कि फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। मेनली बच्चों फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, जिसके बारे में हमको हमारी स्कूल किताबों में मेंशन किया जाता है। सबसे रिएक्टिव, सबसे विगरस जो एलोट्रॉप है दैट इज व्हाइट फास्फोरस। बच्चों व्हाइट फास्फोरस एक ऐसा फास्फोरस है जिसको कि कई बार जादू वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है कि व्हाइट फास्फोरस को हम लेट से किसी टिश्यू पेपर में को हमने व्हाइट फास्फोरस के सोल्यूशन में डिप किया और उस टिश्यू पेपर को हमने ऐसे रखा। थोड़ी देर लगती है बच्चों पानी को इवापोरेट होने में, या जो भी सॉल्वेंट है उसको इवापोरेट होने में। जैसे ही वो सॉल्वेंट इवापोरेट होगा व्हाइट फास्फोरस सॉल्वेंट से बाहर आ जाएगा, और जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है आग लग जाती है। तो जूम मतलब जादू के तौर पे आग लगाने के लिए व्हाइट फास्फोरस का कई बार मैजिक शोज में इस्तेमाल होता है। व्हाइट फास्फोरस हवा के संपर्क में आते ही बच्चों जलने लगता है। रेड फास्फोरस को जलाने के लिए तो भाई रगड़ना पड़ता है। व्हाइट फास्फोरस हवा के संपर्क में आते ही विदाउट एनी एक्टिवेशन एनर्जी बर्न करने लगता है, और क्या बना लेता है? P2O5 बच्चों बना लेता है, फास्फोरस का ऑक्साइड बना लेता है। तो व्हाइट फास्फोरस को हम लोग पानी में स्टोर करते हैं क्योंकि वो हवा के संपर्क में आते ही बच्चों जलने लगता है। ठीक है, ये चीज हमारी होगी। इनके स्ट्रक्चर्स को याद रखिए। रेड फास्फोरस पॉलीमरिक फॉर्म में होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। व्हाइट फास्फोरस पॉलीमरिक फॉर्म में नहीं होता है, P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इंडिविजुअल P4 की यूनिट्स होती हैं और उनमें बहुत ट्रिमेंडस एंगल स्ट्रेन होता है, बहुत जबरदस्त एंगल स्ट्रेन है। बिकॉज ऑफ हाई एंगल स्ट्रेन इट विगरसली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म एक्सपेंडेड मॉलिक्यूल P4O10। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन से परेशान होकर के तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ब्लैक फास्फोरस काफी स्टेबल होता है, तुलनात्मक दृष्टि से तीनों फास्फोरस में काफी ज्यादा स्टेबल होता है। आते हैं बच्चों अगले सवाल पे, और अगला सवाल बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बच्चों इंटरेस्टिंग है। फास्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में हमारी बातें हो चुकी हैं, तो फ्रेंड्स बात करते हैं सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में। बच्चों देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि सल्फर के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं और उनके बीच में इंटर कन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है। तो इस सवाल के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। बच्चों देखिए, सल्फर के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है रोम्बिक सल्फर, एक होता है भाई रोम्बिक सल्फर, और एक होता है हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर। एक होता है रोम्बिक सल्फर, एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, रोम्बिक सल्फर को याद रखेंगे, ये राजा सल्फर है। इसको हम शुद्ध भाषा में अपनी लैंग्वेज में याद रखेंगे, ये राजा सल्फर है। ठीक है, ये राजा सल्फर है। ठीक है बच्चों, रोम्बिक सल्फर को हम लोग अल्फा फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम लोग अल्फा फॉर्म भी कहते हैं और इसको बीटा फॉर्म कहते हैं। इसको अल्फा फॉर्म कहते हैं, इसको बीटा फॉर्म कहते हैं। रोम्बिक सल्फर ब्राइट येलो कलर का होता है, क्योंकि राजा है ना, तो चेहरे पे चमक होगी। अच्छा अच्छा खाएगा, खूब एकदम पिस्ता बादाम खाएगा तो चेहरे पे चमक आएगी। तो इट इज ब्राइट येलो इन कलर एंड इट इज डल येलो, इट इज डल येलो। ठीक है, ये हमारा हो गया। दोनों ही सल्फर पानी में इंसॉल्युबल होते हैं और कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं। याद इसको लिख लेना, दोनों के दोनों सल्फर, चाहे अल्फा बीटा या रोम्बिक या मोनोक्लिनिक हो, दोनों के दोनों ही सल्फर बच्चों पानी में इंसॉल्युबल है और कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं। ये चीज याद रखेंगे हम लोग। जो रोम्बिक सल्फर होता है बच्चों नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल होता है।
ये नॉर्मल स्टेट में सल्फर रोम्बिक फॉर्म में रहता है और ये हाई टेम्परेचर में स्टेबल होता है। ये बच्चों हाई टेम्परेचर में स्टेबल होता है। बच्चों राजा लोग थोड़े से आराम तलब होते हैं, तो आप राजा लोगों को बच्चों ज्यादा गर्मी नहीं दे सकते हैं। ज्यादा गर्मी में कौन कर सकते हैं? मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, आम जनता, वो तो भाई गर्मी में भी पंखा चला के रह सकते हैं, लेकिन राजा लोग एसी चला के रहेंगे, उनसे 50 डिग्री का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह से इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सारी चीज याद हो जाती है राजा सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर से। ठीक है, एक और चीज याद रखना है हमको, रोम्बिक सल्फर का जो स्ट्रक्चर होता है इट हैज क्राउन शेप। रोम्बिक सल्फर हैज क्राउन शेप। भाई राजा है ना, इसीलिए तो बोला राजा है। इट हैज क्राउन शेप एंड इट हैज चेयर शेप। इसका चेयर शेप है। ठीक है, रोम्बिक सल्फर का बच्चों जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज लाइक दिस। रोम्बिक सल्फर का बच्चों जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इट इज वेरी मच लाइक क्राउन। क्राउन की तरीके से बच्चों राजा का जो सिंहासन होता है, जो ताज होता है, वो कई बार बच्चों इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो क्राउन शेप का है ये, और जो मोनोक्लिनिक सल्फर है वो चेयर शेप का होता है। प्रजा सिंहासन में नहीं बैठेगी, चेयर में बैठेगी। ठीक है, ये चीजें बच्चों यहां पर याद रखना। अब सवाल हमसे पूछा गया है कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर के बीच में इंटर कन्वर्जिबल टेम्परेचर क्या है? तो बच्चों दैट इंटर कन्वर्जिबल टेम्परेचर इज 369। 3 के मल्टीपल्स याद रखिए, 369। जब हम सल्फर को 369 केल्विन से, केल्विन आई एम टॉकिंग अबाउट केल्विन, जब हम सल्फर को 369 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो मोनोक्लिनिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जब 369 केल्विन से कम टेम्परेचर देते हैं तो वो रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बातें बच्चों याद रखना है। ठीक है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, एक अल्फा फॉर्म है, एक बीटा फॉर्म है। एक हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है मोनोक्लिनिक, लो टेम्परेचर पे स्टेबल है रोम्बिक सल्फर। दोनों ही पानी में इनसॉल्युबल है, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और क्राउन शेप और चेयर शेप, इस चीज को याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें याद रहेंगी तो हमें लगता है कि इतना चीजें याद होगा। सवाल का जो आंसर है वो दैट इज 369। इस पर्टिकुलर सवाल का जो आंसर है दैट इज 369। जो इंटर कन्वर्जन टेम्परेचर है बच्चों दैट इज 369। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमसे पूछा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 16 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो नॉर्मली -2 स्टेट में हम देखते हैं। ऑक्सीजन बच्चों नॉर्मली -2 स्टेट में हमको पाया जाता है, बट इसके अलावा ऑक्सीजन -1 स्टेट में भी रहता है, परऑक्साइड स्टेट वगैरह में भी रहता है। O2 में ऑक्सीजन 0 स्टेट में है। और जब हम ऑक्सीजन फैमिली के दूसरे बंदों की जब हम बात करते हैं, जब हम बच्चों ऑक्सीजन फैमिली के दूसरे बंदों की बात करते हैं तो वो +2 से होते हुए बच्चों +4 एंड +6 तक भी बच्चों पाए जाते हैं। सो -2 से +6 तक बच्चों हमको सारे ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन तो +6 स्टेट में नहीं हमको कभी मिलता है, ऑक्सीजन तो बच्चों +2 तक ही मिलता है। OF2 में ऑक्सीजन +2 तक ही हमको दिखता है। ठीक है, और O2 में 0 है, परऑक्साइड में -1 है, H2O में -2 है। लेकिन ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरे मेंबर्स है सल्फर वगैरह वो +4 और +6 में भी हमको मिलते हैं। सो अगर हमसे ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ये बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। हाइड्रोजन क्लोराइड बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। आपको फ्रेंड्स इन प्लस नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमको फ्रेंड्स इन रिएजेंट के लैब प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन को याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से हमने बात बोली? नाइट्रोजन गैस, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अलावा फिर हमारा Cl2, HCl, इनके लैब प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन को फ्रेंड्स हमने याद रखना है। ये चीज हमसे इस पर्टिकुलर सवाल में पूछा जा रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। हाइड्रोजन क्लोराइड हम लोग कैसे बनाते हैं? हम अगर हाइड्रोजन क्लोराइड पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पे आपको हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ साथ क्लोरीन के बारे में भी बता देते हैं। बच्चों अगर हमने हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है तो हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है बच्चों क्या?
हमने NaCl जो सबसे अबंडेंट मात्रा में हमारे पास मौजूद है उसके ऊपर थोड़ा सा तगड़ा एसिड कौन के H2SO4 अगर हम डाल देते हैं तो हमको NaHSO4 और HCl मिलता है। ठीक है, ये बच्चों हमारे हाइड्रोजन क्लोराइड के बनाने का लैब और इंडस्ट्रियल तरीका दोनों है। हम आगे चल के NaHSO4 को और थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे ले जाकर के NaCl से रिएक्ट करके HCl निकाल सकते हैं। ठीक है, बट आपको बच्चों इंडस्ट्रियल लैब प्रिपरेशन में यही रिएक्शन बच्चों याद रखें। कैसे बनाना है हमने, NaCl में कौन के H2SO4 डाल करके होगा, डाइल्यूट से बच्चों काम खराब हो जाएगा, कौन के H2SO4 हमने डालना है। तो ये भैया HCl का इंडस्ट्रियल और लैब प्रिपरेशन हो गया। अगर हमसे पूछा जाए क्लोरीन गैस कैसे बनाते हैं, तो बच्चों क्लोरीन गैस को बनाने का जो तरीका है दैट इज हमने HCl को ऑक्सीडाइज करना है। हमने फ्रेंड्स HCl को ऑक्सीडाइज करना है। सो अगर हम HCl को ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो उससे हम क्लोरीन गैस बना सकते हैं। अब HCl को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ रिएजेंट्स है, नंबर ऑफ रिएजेंट्स। हम HCl को MnO2 के द्वारा ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। MnO2 रिएक्शन के दौरान +4 से +2 में मतलब MnCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, KMnO4 ले सकते हैं। KMnO4 भी बच्चों MnCl2 में ही कन्वर्ट हो जाएगा और हमको क्लोरीन गैस दे देगा। हम PbO2 भी बच्चों ले सकते हैं। PbO2 रिएक्शन के दौरान +4 से +2 में जाएगा, खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, ये भी चलेगा। बट एक रिएक्शन होती है बच्चों डीकंस रिएक्शन, डीकंस प्रोसेस, उसको आपने याद रखना है, जिसमें हम लोग HClO2 और CuCl2 को लेते हैं और रिएक्शन के दौरान HCl पानी के साथ रिएक्ट करके H2O और क्लोरीन गैस देता है। दिस इज कॉल्ड डीकंस प्रोसेस। ये भी हमने याद रखना है, क्लोरीन गैस बनाने का तरीका है। सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। हमसे HCl की केमिकल प्रॉपर्टीज या यूजेज के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम HCl के यूजेज या केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हमसे पूछे तो भाई एक एसिड है, लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह से यूज होता है। HCl को हम लोग एक्वा रेजिया बनाने के लिए भी यूज करते हैं। यस, एक्वा रेजिया वी ऑल नो दैट 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड एक्वा रेजिया बनाने के काम में आता है। इसके अलावा HCl एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है, बहुत सारी जगहों पे बच्चों इसका इस्तेमाल होता है, रिएक्शंस वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, HCl का इस्तेमाल क्लोरीन गैस बनाने के भी काम में आ रहा है, इसको भी हम एक वैलिड पॉइंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर हमसे क्लोरीन के एप्लीकेशन के बारे में पूछे, भाई क्लोरीन का एप्लीकेशन क्या है, तो बच्चों क्लोरीन की वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ से लेकर के केमिस्ट्री तक। सबसे पहले क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं, पानी में मौजूद बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए करते हैं, क्योंकि क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग गैस। क्लोरीन के अंदर ब्लीचिंग एक्शन होता है, तो क्लोरीन बच्चों कॉटन वगैरह को ब्लीच करने के लिए भी होता है, उनके अंदर चमक लाने के लिए भी होता है। ठीक है, क्लोरीन के ब्लीचिंग एक्शन है, क्लोरीन के जर्मिसाइडल एक्शन है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग गैस है। इसके अलावा क्लोरीन से हम बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर हो गया, COCl2 हो गया, और दूसरे बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग बना सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम लोग क्लोरीन से बहुत सारे बनाते हैं, SO2Cl2, POCl3, DDT, हमारा BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स को हम लोग किताबों में पढ़ करके अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो HCl और क्लोरीन दोनों की बच्चों प्रिपरेशन एंड थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को याद रख लीजिएगा, ये चीज। तो यहां पे सारी चीजों को बताया गया जो अभी हमने डिस्कस की। हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में भी बात किया जा रहा है यहां पे। चलिए, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों मैं इस सवाल को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज दे रहा हूं। ठीक है, डिस्कस नेम एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फ्लोरीन। बच्चों फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सी एसिड बनाता है, इस चीज को याद रखना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बहुत सारे ऑक्सी एसिड बनाते हैं, बट फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सी एसिड बनाता है। ये सवाल IIT JEE मेंस, नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा ऑक्सी एसिड है जो फ्लोरीन बनाता है? बच्चों फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सी एसिड बनाता है, हाइपोफ्लोरस एसिड, HFO। फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सी एसिड बनाता है, हाइपोफ्लोरस एसिड, HFO। और ये जो ऑक्सी एसिड है बच्चों, ये ऑक्सी एसिड भी अनस्टेबल होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए बनता है। कब बनता है? जब फ्लोरीन को, जो कि बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड है, F2 को जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक इंटरमीडिएट के तौर पे बच्चों HFO बनता है। HFO एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये बच्चों विगरसली डिकम्पोज हो जाता है इनटू HF एंड F2O में।
ठीक है, HF एंड F2O में बच्चों डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी रिएक्शन बच्चों गलत है ये चीजें। चलिए, तो हाइपोफ्लोरस एसिड इज द ओनली ऑक्सी एसिड मेड बाय फ्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। राइट द प्रिपरेशन, राइट द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फ्रेंड्स, फॉस्फोरस दो टाइप के बच्चों हैलाइड्स फॉर्म करता है, PCl3 एंड PCl5। हैलोजन और फॉस्फोरस मिल करके बच्चों दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं, PCl3 एंड PCl5। यही बच्चों यहां पर खेल है, यही बच्चों यहां पर खेल है, PCl3 और PCl5। अब सवाल ये आता है कि कब PCl3 बनेगा, सवाल ये आता है कब PCl5 बनेगा। तो इसको बच्चों हमने याद रखना है। एनसीईआरटी में इसको लेकर के डिस्कशन है, रिएक्शन दी हुई है, बट हमेशा की तरह एनसीईआरटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिख करके चली जाती है और उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, उसके पीछे की जो थ्योरी होती है बच्चों, वो आधे पढ़ने की होती है। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक कंसेप्ट की तरह से होता है। एनसीईआरटी को समझने के लिए हमें एक अच्छा मेंटोर होना जरूरी है, एक अच्छी एक्सप्लेनेटरी बुक का होना जरूरी है। ठीक है, तो फॉस्फोरस और क्लोरीन रिएक्ट करके बच्चों PCl3 एंड PCl5 बनाते हैं। हमको थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना चाहिए बच्चों। आउट ऑफ PCl3 एंड PCl5, PCl3 इज मोर इंपॉर्टेंट, हैज मोर एप्लीकेशन देन PCl5। अब कब PCl3 बनता है, कब PCl5 बनता है, इसको बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंस के साथ हमने याद रखना है। अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस को लिमिटेड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहले क्या बनता है बच्चों, PCl3 बनता है। ठीक है, याद रख लीजिए इस चीज को, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस को लिमिटेड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वी गेट PCl3। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज दिस वन। ये बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बच्चों देखिए, दो तरह के कंपाउंड हैं, एक है SOCl2 और एक है SO2Cl2। जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को SOCl2 से रिएक्ट करते हैं, जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को SOCl2 से रिएक्ट करते हैं तो वी गेट PCl3 एंड व्हाट वी गेट SO2 एंड H2Cl2। ये तीनों मतलब फुल रिएक्शन बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस लेवल तक में बच्चों ये सवाल हो सकता है हमसे, XYZ करके पूछ सकता है। बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये चीज हो सकती है, XYZ करके पूछ सकता है हमसे। बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की रिएक्शन। सो गाइस, व्हाइट फॉस्फोरस जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो PCl3 बनाता है, SO2 बनाता है और क्या बनाता है, H2Cl2 बनाता है। अब देखो, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर बच्चों व्हाइट फॉस्फोरस एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, एक्सेस क्लोरीन होगा तो क्या होगा, पहले PCl3 बनेगा लिमिटेड क्लोरीन के साथ, फिर और अगर क्लोरीन है तो PCl3 और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके PCl5 बनाएगा। सो व्हाइट फॉस्फोरस लिमिटेड क्लोरीन के साथ PCl3 बनाएगा और एक्सेस क्लोरीन के साथ PCl5 बनाएगा। ये बात हमने यहां पर देख ली। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है बच्चों, देखो वहां पर क्या था, SOCl2 था, वहां पे क्या था बच्चों, SOCl2। यहां पे SOCl2 हमने लिया हुआ है और यहां पे हमने क्या लिया हुआ है, SO2Cl2। दोनों केसेस में देखो रिएक्शन अलग है। व्हाइट फॉस्फोरस SOCl2 के साथ अलग प्रोडक्ट दे रहा है और SO2Cl2 के साथ अलग दे रहा है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो व्हाइट फॉस्फोरस SOCl2 के साथ रिएक्ट करके PCl3, SO2 और H2Cl2 उसने दिया था। H2Cl2 बच्चों उसने दिया था, H2Cl2 उसने दिया था। अब व्हाइट फॉस्फोरस अगर SO2Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, तो यहां पे PCl5 मिल रहा है, यहां पे बच्चों PCl5 मिल रहा है, यहां पर SO2 मिल रहा है, यहां पर H2Cl2 भी नहीं मिल रहा है। तो इस चीज को हम कैसे याद रखें, इस चीज को फ्रेंड्स हम लोग कैसे याद रखें, बहुत आसान है बच्चों, इस चीज को याद रखना, प्लीज बच्चों याद रखिएगा। देखो SOCl2 और SO2Cl2 में अंतर किस चीज का है, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट का। यहां पे सल्फर +6 अवस्था में, यहां पे सल्फर +4 अवस्था में। जब सल्फर कम अवस्था में है, जब बच्चों सल्फर कम अवस्था में है तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फास्फोरस क्लोराइड। यहां पे PCl3 में फास्फोरस +3 स्टेट में। जब सल्फर अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब SO2Cl2 में है तो हमें PCl5 मिलेगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड मिलेगा। ये चीज याद रखिए आप, ठीक है, ये चीज बच्चों हमको याद रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा अपने दिमाग को जोर देके SO2 एंड H2Cl2 भी याद रखिए और यहां पे सिर्फ SO2 मिल रहा है, इसको भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर ऑल एग्जाम्स। सभी एग्जाम्स के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। बच्चों हम कभी भी एग्जाम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जाम में ये आएगा ये नहीं आएगा, नहीं चीजें, ये चीजें गलत हो जाती है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम आपको यही तो बता रहे हैं। मेरे इस वीडियो का मतलब क्या है, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, उस चैप्टर पढ़ने के बाद जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उसको हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं।
ठीक है। बट आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ आ नहीं सकती है, नहीं बच्चों। अगर एनसीईआरटी में लिखा है, सवाल हर तरीके के बने हुए हैं। कभी कभी पेपर बहुत टफ आ जाता है, कभी कभी पेपर बहुत ईजी आ जाता है। बच्चों के फीडबैक से पता चला कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था। यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, ठीक है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को लेकर के भी कभी भी कोई वीक एस्पेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़े से भी वीक चीज़ें छोड़ देते हैं तो हमारे मन में थोड़ा सा डर बना रहता है, हमारे कॉन्फिडेंस पे बच्चों प्रभाव पड़ता है। तो जब हम एफर्ट लगा रहे हैं तो उस समय फुल एफर्ट डालिए। फुल एफर्ट डालेंगे तो रिजल्ट भी फुल आएंगे। आधे अधूरे एफर्ट डालेंगे, रिजल्ट भी बच्चों आधे अधूरे आएंगे। इस साइकोलॉजी को लाइफ में हर जगह इस्तेमाल करिए। चलिए भाई, व्हाट इज मेंट बाय इंटरहैलोजन कंपाउंड एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच। भाई बता दिया अभी इंटरहैलोजन कंपाउंड के बारे में, ठीक है, उसके बारे में अब टेंशन नहीं है। राइट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस विद अमोनिया गैस। ओ माय गॉड, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों ये सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लीज इसको मार्क कर लीजिए। अब तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी रिएक्शन, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों ये सवाल है। दोस्तों याद रखो, अमोनिया और क्लोरीन। बच्चों याद रखिए, अमोनिया और क्लोरीन। देखो बच्चों, अगर हम अमोनिया गैस को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स मिलते हैं, ये तो याद रखो। अमोनिया और HCl दोनों का ये बहुत क्लासिक टेस्ट होता है। अमोनिया गैस HCl के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स देता है। ये व्हाइट फ्यूम्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है, ये चीज। बट यहाँ पे हमसे सवाल किसके बारे में पूछ रहा है कि अमोनिया और क्लोरीन के बारे में बात कर रहा है। तो जब बच्चों अमोनिया और क्लोरीन के बारे में रिएक्शन करते तो याद रखिए, अमोनिया और क्लोरीन बच्चों रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड और NCl3, ये दो कंपाउंड बच्चों यहां पे बनते हैं। अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन से हमको एक तरफ अमोनियम क्लोराइड मिलता है और एक तरफ NCl3 मिलता है। NCl3 में बच्चों आप देख रहे हो ज्यादा क्लोरीन लगी है, तो ये कब बनेगा? व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस। अगर अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन में क्लोरीन एक्सेस में तो NCl3 बनता है। अगर अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन में अमोनिया एक्सेस में होती है, अगर अमोनिया एक्सेस में होता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये चीज बच्चों याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों रिएक्शन है, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज बच्चों प्लीज ध्यान रखिए। इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है भाई। इस तरह से देखो सवाल आते हैं कि रिएक्शन है और इसमें ये और फिर ए दूसरा क्या है वो बताना है, ये या फिर ये बताना है, ठीक है। तो ये बच्चों फुल रिएक्शन है। अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन में अगर अमोनिया एक्सेस में है तो हमको NH4Cl और नाइट्रोजन गैस मिलती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कितनी बार बहुत बहुत बोलूं मुझे नहीं पता, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अमोनिया और क्लोरीन के रिएक्शन में क्लोरीन अगर एक्सेस में है तो हमें NCl3 और HCl मिलता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक बार दोबारा से बोल रहा हूं। कई बार कैमरे की सेटिंग के कारण व्हाइट कलर पिक नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये चीज़। हालांकि मैं एडिटिंग में अगर कोई रिएक्शन मिस होगी तो मैं उसको अलग से ऊपर से डाल दूंगा, बट ये बच्चों यहाँ पर चीज़ है, ठीक है। चलिए साहब, राइट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हमसे हो सकता है ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन पूछ ले, हमसे हो सकता है बच्चों नाइट्रोजन गैस की प्रिपरेशन पूछ ले, तो दोनों के लिए बच्चों में तैयार रहना चाहिए, ठीक है। बच्चों देखिए, अगर हम ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन के बारे में चाहते हैं तो बहुत ईजी है बच्चों। ऑक्सीजन गैस को हम लोग बना सकते हैं किसी भी ऐसे कंपाउंड को हीट करके जिसमें बहुत सारा बच्चों ऑक्सीजन मौजूद है। सो क्लासिक रिएक्शन होती है कि अगर हम पोटेशियम क्लोरेट KClO3, अगर हम बच्चों पोटेशियम क्लोरेट को MnO2 के साथ हीट करते हैं, जो कि कैटलिस्ट का काम करता है, तो रिएक्शन हो जाती है, KCl और O2 हमको मिल जाता है। इसके अलावा हम दूसरे भी हैवी मेटल ऑक्साइड भी ले सकते हैं, लाइक मरकरी ऑक्साइड, ठीक है। हम सिल्वर ऑक्साइड को भी हीट करके, क्योंकि मरकरी और सिल्वर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं, तो बच्चों तुरंत डिकम्पोज हो जाते हैं, उससे भी हमारा काम हो सकता है। सो हैवी मेटल ऑक्साइड्स को हीट करके हमें ऑक्सीजन मिल सकता है। KMnO4 वगैरह को हीट करके भी, K2Cr2O7 को हीट करके भी हमको ऑक्सीजन गैस मिल सकती है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों वो ये होती है, ठीक है। तो ये हमारी एक रिएक्शन होगी ऑक्सीजन गैस को बनाने की। ऑक्सीजन गैस का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जाकर के एयर से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग अलग हो जाते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने के कारण। हमसे अगर बच्चों नाइट्रोजन का प्रिपरेशन पूछे तो बच्चों ये एक बार IIT में भी पूछा जा चुका है, इनफैक्ट एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट करते हैं, अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो क्रोमियम +7 स्टेट से क्रोमियम +3 में जाता है, जो उसका नॉर्मल बिहेवियर है। क्रोमियम +7 से +3 में जाता है। सो अमोनियम डाइक्रोमेट बच्चों हीट करने पर Cr2O3 बनाता है,
जो हाइड्रोजन है वो सारा का सारा बच्चों पानी बन के उड़ जाता है, जो हाइड्रोजन है वो सारा का सारा बच्चों पानी बढ़ के हो जाता है एंड वी गेट N2 गैस। ठीक है, सो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके हमें N2 गैस मिलती है। मैं नाइट्रोजन के प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन का प्रिपरेशन ऊपर बता दिया। इसके अलावा नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम नाइट्राइट, डू रिमेंबर अमोनियम नाइट्राइट, अगर हम अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे तो भी हमको N2 प्लस पानी मिलेगा। अगर हमने अमोनियम नाइट्रेट को ले लिया तो बेटा अमोनियम नाइट्रेट हीट करने पर पानी निकालने के बाद हमको N2O मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? N2O मिलेगा। ठीक है, ये दो रिएक्शन बच्चों याद रखिएगा। सो हमने अभी O2 N2 की बात की, बट साथ साथ ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये हमसे पूछा जा सकता है। N2 और O2 की प्रिपरेशन रिएक्शन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज, तो यहाँ पे बच्चों सारी की सारी चीजें हैं। नाइट्रोजन अगर हम प्योरेस्ट फॉर्म में चाहते हैं तो बच्चों बेरियम अजाइड या सोडियम अजाइड को अगर हम हीट करें, क्योंकि अजाइड्स आर थर्मली अनस्टेबल। अजाइड वही कंपाउंड जो कार के एयर बैग में होते हैं। कार के एयर बैग में जो कंपाउंड होता है, हल्के से इंपैक्ट से बच्चों डिकम्पोज होकर हमें नाइट्रोजन गैस मिल जाती है, एयर बैग फूल जाता है और हमको जर्क लगने वाला हो तो वो हमें बचा लेता है सेफ्टी बैग के तौर पे। सो सोडियम या बेरियम अजाइड को भी हीट करने पर बेरियम अलग और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। सोडियम अजाइड को हीट करने पर सोडियम अलग, नाइट्रोजन अलग होगा। दैट इज द रिएक्शन फॉर गेटिंग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्योरेस्ट फॉर्म अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों ये तरीका सबसे बेहतरीन होता है। ठीक है, ये चीज बच्चों हमने याद रखी। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्या आगे भी कोई सवाल है क्या? ठीक है, हमसे सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन पूछ रहा है। सो कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूछ रहा है बच्चों। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, ओस्टवाल्ड प्रोसेस हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन ये बताने की जरूरत नहीं कि इंपॉर्टेंट है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप बना लेंगे, इसको याद कर लेंगे। अगर हमसे सल्फ्यूरिक एसिड का बच्चों प्रिपरेशन पूछेगा तो हम याद रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन। सल्फ्यूरिक एसिड को बच्चों कैसे बनाते हैं? हमने पहले SO2 गैस चाहिए। SO2 गैस हम कहीं से भी ले सकते हैं, कॉपर की मेटलर्जी में भी मिलता है, ब्लिस्टर कॉपर के दौरान SO2 गैस मिलता है, या तो वहां से ले सकते हैं या सल्फर को जला करके हम SO2 गैस ले सकते हैं। सो फर्स्ट गेट SO2 गैस बाय ईदर बाय बर्निंग सल्फर और फ्रॉम एनी अदर मेथड। SO2 गैस को फिर हमने V2O5 के साथ ऑक्सीडाइज करना इनटू SO3। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन। सो V2O5 के प्रेजेंस में SO2 SO3 में कन्वर्ट होगा। नाउ ये जो SO3 इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब कराएंगे। SO3 plus sulfuric acid will give oleum H2H2O7 and then this oleum on hydrolysis will give 2 moles of sulfuric acid. So that's how the preparation of sulfuric acid goes. Same way में बच्चों हमने नाइट्रिक एसिड का भी प्रिपरेशन याद रखना ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। पहले हम अमोनिया और O2 को रिएक्ट करके NO बनाएंगे। यहाँ पे रोडियम का हम लोग गेज इस्तेमाल करेंगे, रोडियम की जाली इस्तेमाल करेंगे, एज ए रोडियम और प्लैटिनम की जाली इस्तेमाल करेंगे एज ए हमारे कैटलिस्ट के तौर पे। सो अमोनिया प्लस O2 दे विल गिव NO। NO फिर एयर के साथ ऑक्सीडाइज होकर के NO2 देगा, फिर NO2 पानी के साथ डिस्प्रपोर्शनेट होकर के नाइट्रिक एसिड और वापस से NO देगा जो रिसाइकिल हो जाएगा। तो ये हमारा ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है। डिस्कस द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ओजोन गैस। बच्चों ओजोन गैस एक बहुत ही तगड़ी ऑक्सीडाइजिंग गैस होती है। ओजोन को अगर हम बनाना चाहते हैं तो बच्चों बहुत ही आसान होता है। हमने O2 को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास करना है। मतलब हमने O2 को हाई टेम्परेचर देना है बट बहुत आराम से देना है, शांति के साथ देना है, क्योंकि ओजोन एक अनस्टेबल गैस है। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नाम का बच्चों टर्म हमको याद रखना है। O2 को जब हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में पास करते हैं तो O2 ब्रेक होकर के ऑक्सीजन के एटम्स दे देती है और ये ऑक्सीजन के एटम रिमेनिंग O2 से कंबाइन करके ओजोन गैस बना देती है। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द ओनली थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर। ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग गैस है, ब्लीचिंग वगैरह के काम में आती, खाने पीने की चीजों को ब्लीच करने के लिए हम ओजोन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो ओजोन की क्लासिक रिएक्शन है वो आप लोग जरूर से देख सकते हैं एक बार, बट मोटे मोटे तौर पे जो चीजें हैं, सवाल का जो आंसर है वो ये था। राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ ज़ेनॉन फ्लोरीन एंड ज़ेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। ये यहां पर बच्चों बात है थोड़ा सा लास्ट हमारा जो सेक्शन है आज के वीडियो का, उसमें हम लोग आते हैं। बच्चों ज़ेनॉन सभी नोबल गैसेस में वो गैस है जो कि थोड़ी सी रिएक्टिविटी शो करती है। ठीक है, ज़ेनॉन सभी नोबल गैसेस में वो गैस है जो कि फ्रेंड्स थोड़ी सी रिएक्टिविटी शो करती है। इस स्लाइड को बच्चों देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ज़ेनॉन सभी नोबल गैसेस में एक वो नोबल गैस है जो कि थोड़ी सी रिएक्टिविटी शो करती है। सो डिस्पाइट ऑफ बीइंग नोबल गैस, ज़ेनॉन रिएक्शन शो कर रही है, रिएक्टिविटी शो कर रही है, इसीलिए हम ज़ेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। हम बच्चों ज़ेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। क्या हमने यहां पे लिखा हुआ है?
ये स्ट्रेंजर गैस, जेनॉन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस बिकॉज ये स्ट्रेंजली बिहेव कर रही है, नोबल गैस होते हुए भी रिएक्ट कर रही है। जेनॉन किसके साथ रिएक्ट करता है बच्चों? जेनॉन रिएक्ट करता है O2 के साथ। लोगों ने पाया कि जेनॉन की जो प्रॉपर्टीज है काफी हद तक O2 से मिलती जुलती है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी O2 के काफी करीब है, इसीलिए लोगों ने कहा कि अगर O2 रिएक्टिव है तो शायद जेनॉन भी रिएक्टिव है। और फिर जब लोगों ने इसको डिस्कवरी की तो पाया जेनॉन छोटे एटम के साथ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है। ठीक है, HCF2, HCF4, HCF6 ये 3 टाइप के कंपाउंड जेनॉन फ्लोरीन के साथ बनाता है और ये कंपाउंड हाइड्रोलाइज होकर के जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स बच्चों बनाते हैं। ठीक है, जेनॉन के अलावा जो बाकी हैलोजेंस है उनके बारे में भी याद रखिए, कुछ ये चीजों को हमने याद रखना है जो कि हमारी किताबों में बच्चों हमको कई बार मिलते हैं। हीलियम के कुछ आइसोटोप्स, हीलियम के बच्चों कुछ फॉर्म एक स्पेशल नाम से बच्चों जाने जाते हैं, नॉट नॉर्मल हीलियम। हीलियम के कुछ स्पेशल फॉर्म्स, उनको एक नॉर्मल हीलियम नहीं, कुछ स्पेशल फॉर्म्स, कुछ स्पेशल आइसोटोप्स वगैरह, उनको हम सुपर फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। जेनॉन को जब हम लिक्विफाई कर ले, हीलियम को जब हम लिक्विफाई कर ले, तो हीलियम लिक्विफाई होने के बाद उसके कुछ पर्टिकुलर आइसोटोप सुपर फ्लूइड के नाम से जाने जाते हैं। सुपर फ्लूइड वो कंपाउंड है जिनके अंदर विस्कोसिटी 0 है। ये बहुत ही अमेजिंग बच्चों फिनोमेना है। विस्कोसिटी एक तरह का फ्रिक्शन होता है जो लिक्विड्स में पाया जाता है। अगर सुपर फ्लूइड की हम बात करें, सुपर फ्लूइड वो लिक्विड्स है जिनके अंदर फ्रिक्शन या विस्कोसिटी 0 होती है। ये बहुत ही बच्चों अमेजिंग चीज है। ऐसे फ्लूइड्स का बच्चों साइंटिस्ट साइंटिफिक लेवल पे, बहुत इनॉर्मस लेवल पे बच्चों, बहुत ही एक्सट्रीम इनके एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सुपर फ्लूइड है क्योंकि इसके अंदर विस्कोसिटी 0 हो जाती है। हीलियम ठंडा करने पर जब लिक्विड बनाएगा तो उसके अंदर विस्कोसिटी 0 होगी, तो हीलियम के फ्यू फॉर्म्स आर नोन एज सुपर फ्लूइड। ये बात को याद रखना है। नियॉन जो होती है बच्चों काफी हद तक जो ग्लो साइंस वगैरह होते हैं वहां पे यूज होती है। नियॉन के साथ साथ जो बाकी की जो इनर्ट गैसेज है वो भी बच्चों ग्लो साइंस वगैरह में, डिस्चार्ज ट्यूब वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड नहीं होते हैं, उनके बीच में बहुत वीक वैंडर वॉल फोर्सेस हैं, तो एनर्जी काफी हद तक बच्चों इस्तेमाल में रहती है, फालतू जगहों पे यूज नहीं होती है। सो जेनॉन, नियॉन, आर्गन ये सभी बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब में, फ्लोरोसेंट लाइट्स वगैरह में बच्चों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ग्लो साइंस वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। क्रिप्टन वो गैस है जिसका कि इस्तेमाल हम लोग माइनर्स की जो कैप होती है उनमें जो बल्ब लगे होते हैं, आपने अगर पुरानी मूवी वगैरह देखी होगी, ठीक है, अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवी वगैरह होती थी, वो माइंस में काम करता था वगैरह वगैरह, तो वो सब जब जाते थे माइंस में तो हेलमेट लगा के जाते जिसमें लाइट लगी रहती थी। ठीक है, तो वो लाइट जो होती थी उसके अंदर बच्चों जो गैस होती थी दैट इज क्रिप्टन। कुछ इन इंफॉर्मेशन को हमने याद रखना है। जो सवाल हमसे पूछा गया था बच्चों वो था कि जेनॉन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स को लेकर के, तो बच्चों जेनॉन फ्लोरीन के साथ अलग अलग कंपोजिशन और अलग अलग बच्चों टेम्परेचर प्रेशर पे अलग अलग बच्चों कंपाउंड देता है। HCF2, HCF4, HCF6, यहाँ पे जो रेशियो रहेगा वो इवन रहेगा, क्योंकि अगर इवन की जगह ऑड रहेगा तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स इंटीग्रल नहीं रहेंगे। सो HCF2 में हमारे पास 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 3 लोन पेयर, HCF4 में 8 में से 4 चले गए बच्चे 2 लोन पेयर, HCF6 में 1 लोन पेयर। सो लोन पेयर्स शेप ज्योमेट्री को प्रॉपरली डिसाइड करने के लिए जेनॉन और फ्लोरीन का जो रेशियो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पर रिएक्ट करके ये जेनॉन फ्लोरीन के साथ अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाता है। ये कंपाउंड पानी के साथ हाइड्रोलाइज होकर के XeOF4 या XeO3 बच्चों ये बनाते हैं। सो जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स, जेनॉन फ्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस से बच्चों बनते हैं। इसको भी हमने थोड़ा सा याद रखना है, रिएक्शंस को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे मुझे प्रिडिक्शन है बच्चों, जो मैं आपको प्रिडिक्ट करके दे रहा हूं कि हमसे रिएक्शन नहीं बल्कि बच्चों शेप और ज्योमेट्री पूछी जाएगी। जेनॉन के कंपाउंड की बच्चों शेप और ज्योमेट्री पूछी जाएगी। अगेन यहां पर भी बच्चों वही फंडा लगेगा, हमने केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगाना है, हमने बच्चों शेप और ज्योमेट्री के लिए हमने स्टेरिक नंबर निकालना और उसके बाद हमने काम करना है। चलिए इसकी भी एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं जाते जाते, कोई भी लूज एंड ना छोड़ा जाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स से हमको कंपाउंड मिल रहा है XeOF4, हमसे इसकी शेप और ज्योमेट्री पूछ रहा है, तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालेंगे। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन होता है? जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेटा जेनॉन एक नोबल गैस है, उसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। सो वैलेंस सेंट्रल एटम के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, कोई नेगेटिव पॉजिटिव का झाम नहीं है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। जेनॉन कितने मोनोवेलेंट एटम से अटैच है? तो फ्रेंड्स हैलोजेंस आर मोनोवेलेंट एटम, 4 हैलोजन से अटैच है। तो स्टेरिक नंबर आ गया 6, मतलब बंदा क्या होगा? ऑक्टाहीड्रन होगा। ठीक है, ऑक्टाहीड्रन आ गया। अब हमने ऑक्टाहीड्रन बना देना है, ये ऑक्टाहीड्रन हमने बना लिया। ठीक है,
अब यहां पे हमने लोन पेयर भी बच्चों काउंट करने हैं। बच्चों लोन पेयर का फॉर्मूला होता है स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्डेड एटम, स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्डेड एटम। आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 फ्लोरीन ले लेगा, 2 ऑक्सीजन लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने, बचे 2 इन द फॉर्म ऑफ 1 लोन पेयर। ये ऐसे भी चलेगा। स्टेरिक नंबर 6 है, बॉन्डेड एटम। ज़ेनॉन कितने लो से बॉन्डेड है, सबको ले लो, 4 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन मतलब 5 लो से बॉन्डेड है, तो 1 लोन पेयर, ये भी चलेगा। तो हमने ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री बनाई, इसमें एक जगह पे बेटा लोन पेयर रख दो, बाकी जगहों पर हमने एटम्स को अटैच कर देना। ये ठीक है, ऊपर हमने एक ऑक्सीजन को लगा दिया, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया XeOF4। अब इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल क्योंकि शेप देखते समय हमें सिर्फ एटम को देखना है, 4 बंदे नीचे 1 ऊपर, तो इसको 4 पैर वाला तंबू स्क्वायर पिरामिडल बच्चों कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने काम करना है। सारे मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस करनी है आपने, कोई भी मॉलिक्यूल छोड़ना नहीं है, सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड और सारे के सारे ज़ेनॉन कंपाउंड्स, ज़ेनॉन के ऑक्सीफ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड्स है उनकी बेटा शेप और ज्योमेट्री की प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा प्रोबेबल है पी ब्लॉक में ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज है। एक और बच्चों जाते जाते रिएक्शंस मुझे ध्यान में आ रही है, तो वो भी बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लोरीन की NaOH के साथ रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन अगर हम कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्लोरीन बच्चों NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो NaCl एंड NaClO बनाएगा। ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ NaCl एंड NaClO बनाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाएगा। और अगर क्लोरीन हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो बच्चों वहां पर वो 5NaCl प्लस NaClO3 सोडियम क्लोरेट बच्चों बनाएगा। ठीक है, ये हमारी रिएक्शंस काफी ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट हमको लगती हैं। ये बच्चों हमारी रिएक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको लगती हैं, काफी ज्यादा बच्चों हमको ये रिएक्शंस लगती हैं। सोडियम क्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, बहुत इंपॉर्टेंट हमको ये रिएक्शन लगती है। तो फ्रेंड्स, क्लोरीन और अमोनिया की रिएक्शन, अगर क्लोरीन एक्सिस अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो NH4Cl और N2 मिलता है, वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और अगर क्लोरीन एक्सिस में है और लिमिटेड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो NCl3 हमको मिलता है, वो वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन अमोनिया के रिएक्शन एंड क्लोरीन NaOH के रिएक्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो इन सब रिएक्शंस को हमने बच्चों पढ़ा है और इस लेक्चर के द्वारा हमने आपको कोशिश की है कि पी ब्लॉक की जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है उनको एक बार ब्रशअप करा सके, रिवाइज करा सके। बट चैप्टर इज वेरी बिग, हो सकता है बच्चों सारी चीज़ें नहीं डिस्कस हो पाई होंगी। बट फ्रेंड्स, जो भी हमारे केमिस्ट्री एग्जाम से पहले के जो बचे हुए दिन हैं, मैं पूरी कोशिश करूँ कि डेली बच्चों आपके साथ इंटरेक्ट करूँ और डेली एक एक चैप्टर को बच्चों हम लोग लेकर के उसका प्रैक्टिस सेशन हम लोग लाइव या फिर बच्चों रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके साथ शेयर कर सकें। ठीक है, तो प्लीज़ अपने जो भी आपके सुझाव है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, फील फ्री होकर के बच्चों अपने एग्जाम से पहले मुझे आप चैट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं डेफिनेटली बच्चों करूंगा। तो जो भी हमारे चैप्टर्स टर्म 1 एग्जाम में आ रहे हैं, मैं उनके वीडियोस बच्चों आपके साथ शेयर करूंगा। और जो बच्चे इन वीडियोस को बाद में देख रहे हैं, आगे के आने वाले ईयर्स में देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियोस ये आपके सभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस पी ब्लॉक से एसोसिएटेड जो इन्फॉर्मेशन में डिस्कस की वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का टर्म 1 एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए ये वीडियो आपके हर समय हर जगह के लिए बच्चों काम में आ सकता है। मुझे लगता है बच्चों नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ रिएक्शन वाला पार्ट है जो हमें और बच्चों कवर अप करना चाहिए। सो मैं इसका एक पार्ट 2 भी बच्चों लेकर के आऊँगा। आप लोगों से प्लीज़ उम्मीद है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन वीडियो को देखने से पहले या देखने के बाद अपने पी ब्लॉक को पूरी तरह से बच्चों सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट कर लीजिए, सो दैट कल जब मैं आपसे इस पी ब्लॉक का एक सेकेंड पार्ट बच्चों लेकर के आऊँगा तो आपका पी ब्लॉक पूरी तरह से बच्चों तैयार हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। पी ब्लॉक के बाद हम लोग अगला जो बच्चों चैप्टर लेंगे दैट इज गोइंग टू बी सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर। उसके हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस एंड रिवीजन सेशन को प्लान करके अपने आने वाले एग्जाम के लिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करेंगे। आपको अगर किसी चैप्टर में स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो प्लीज डोंट हेजिटेट एट ऑल। मेरा ये समय सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपकी प्रिपरेशन के लिए ही है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज अपने टाइम को अच्छी तरह से बच्चों यूटिलाइज करिए इस एग्जाम पीरियड में। बाय बाय, टेक केयर।